नमस्ते, आदाब। मेरे साथ मेहरू जाफ़र साहब जी हैं। मेहरू जी, मेरी यूनिवर्सिटी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस दौर का हूँ जिस दौर में ये मेरी यूनिवर्सिटी में थी। और अ, मतलब बहुत सी चीज़ों में मल्टी फेसेट एक्टिविटी एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत बड़ी, लिखती भी हैं, खूब अच्छा है। मेहरू जी, आज थोड़ा हम लोग इस पे बात कर लें। आप गोवा में अब शिफ्ट हो गई हैं और लखनऊ को मतलब बहुत कम लोगों, हम लोगों को तो हरदम लखनऊ की याद ही रहती है। मैं आपसे आज थोड़ी बात ये करना चाहूंगा कि जो एक हमारा समाज एक इस समय जो हमारी करंट इतिहास है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो लिखने वाले हों, चाहे वो शायर हों, चाहे कवि हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे आर्टिस्ट हों, उनकी जिम्मेदारी और रोल दोनों ज्यादा हो गया है। तो कभी कभी ये लगता है कि उन लोग या तो डर की वजह से या इतना हावी हो गया है सरकारी चीजें कि पैसे ने बहुत बड़ा रोल ले लिया है। अब हम पेज थ्री में कुछ लोगों को देखते हैं, वही उर्दू भी पढ़ते हैं, वही फारसी भी पढ़ते हैं, वही संस्कृत भी पढ़ते हैं, वही पेज थ्री के 3 4 5 10 150 लोग। ऐसे दौर में मैं पहले आपसे जरा ये समझना चाहूंगा कि इफ यू टेक इट एज चुनौती जो 2025 में क्रिएटिव लोगों के सामने और उनका रोल, उनको कहाँ आप देखते हैं कि उनके पास एक जिम्मेदारी भी है? इस पे जरा एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा मेहरू जी। एक बार पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक बार पहले भी मैं आ चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में। जी, जी, और हम डिस्कशन शायद सियासी चर्चा जी, थी। और उस पे मैंने ये राहुल गांधी की पद यात्रा से पहले की बात है। जी, तो मैंने कहा कि हम ऑपोजिशन को ज्यादा स्टडी करते हैं कि हमारी गलती कहाँ है, हमने क्या किया कि इतना बड़ा ये मॉन्स्टर रावण खड़ा हो गया हमारे सामने, तो हम में क्या कमी थी। तो आपके कुछ और जो गेस्ट थे, हाँ, जी, तो उनको जरा बुरा लगा था कि आप तो ऑपोजिशन को ही दोष दे रही हैं। लेकिन अभी भी मैं ऑपोजिशन को ज्यादा स्टडी करती हूँ कि हम लोगों में क्या कमी रह गई, क्योंकि हम तो एक बहुत आज़ाद और रोशन ख्याल मुल्क में हमने जन्म लिया। और जो घर की शिक्षा थी और स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा थी, वो यही था कि टैगोर साहब की जो वो दो लाइनें हैं कि वेयर द हेड इज हेल्ड विदाउट फियर। तो फियरलेसनेस का जो जो सबक हमें सिखाया गया बचपन में और जवानी में, तो वो थोड़ा सा नाकामयाब लग रहा है मुझे, क्योंकि अब वो फियरलेसनेस का हम आज के दौर में क्या करें। आप कह रहे हैं कि मैं गोवा चली आई जी, गोवा चली आई, लखनऊ तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। लेकिन जब योगी जी हमसे प्यार ही नहीं करेंगे तो हम फिर वहाँ उनकी राजधानी में रह के क्या करेंगे। तो कुछ हमें लगता है कि सोचना शुरू किया कि ये क्या वजह है कि एकदम से हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है जो बिल्कुल पूरे देश को तहस नहस करने पे तुली हुई है। मैं लगता तो यही है, अगर हम लोग बच गए तो बहुत। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन बच्चों पे मुझे फिक्र होती है कि वो किस तरह के भारत में सांस लेंगे और रहेंगे और काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 60s और 70s में थी मैं यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों के जो सो कॉल प्रोग्रेसिव या लिबरल थे, वो बड़े बिल्कुल स्मग हो गए थे। बिल्कुल उनको इत्मीनान था कि गरीब मुल्क है हिंदुस्तान, और जो भी हमारे देश में कमियां थी वो बेहतर होती जाएंगी। वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, we can only go ahead and improve, and things will only improve। इस मगन एटीट्यूड को लेके हम लोग बड़े हुए, और हमने अपने इर्द गिर्द नहीं देखा कि और जो ताकतें जो प्रोग्रेसिव नहीं हैं, जो जो
हम लोगों के ख्यालात से तालमेल नहीं करती हैं, वो क्या कर रही हैं। और मतलब लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते थे हम लोगों की जवानी में कि अरे आरएसएस तो ये, और बीजेपी तो खैर थी भी नहीं तब, जनता पार्टी थी, तो उसको हमने सीरियसली नहीं लिया। और वो आज इतनी मजबूती से और इतनी ढिठाई से हमारे जिंदगी में घुस आई हैं ये ताकतें कि हमें अब समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो फिर अपने ही इतिहास में ज़्यादा रिसर्च वर्क करती हूँ कि जब जब और ये हो चुका है हिंदुस्तान में पहले भी, जब जब इस तरह की आपत्ति आई है हमारे ऊपर, तो हमने मतलब जो भी मसले हैं उनको हम एक शब्द हेट में अगर कैप्सूल कर दें, तो हेट का जो जवाब है वो फिर इश्क से ही होता है। तो जैसे अशोका शर्मिंदा हुए कालिंगा में इतनी जबरदस्त डेविस्टेशन करके इतने लोगों को मार पीट के, तो वो शर्मिंदगी में फिर वो बुद्धिस्ट हो गए, नॉन वायलेंस हो गए, और फिर उन्होंने जो तब्दीली की समाज की, और अशोका ट्रीज वगैरह लोगों के लिए पब्लिक प्लेस में उगाए, वो सब दूसरी कहानी है। लेकिन ऐसे ही बार बार जब बाहर से लोग आए और लोकल लोगों को पता चला कि ये तो अब लूट के वापस जाने वाले नहीं है, यहीं रहने वाले हैं, तो फिर भक्ति मूवमेंट आई। भक्ति मूवमेंट में जो मुसलमान सोल्जर नहीं थे, सिपाही नहीं थे, लड़ाई जंग में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने बीइंग मुस्लिम उन्होंने अपने आप को लोकल भक्ति मूवमेंट से जोड़ लिया। और फिर तरह तरह की ब्यूटीफुल कहानियां हैं। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा और राधा और कृष्ण के प्रेम को उन्होंने बहुत अपनी कविताओं में हाईलाइट किया, देवदासी से शादी की। तो इस तरह के ये अब किस कोचिंग क्लास में, ये जो हर नुक्कड़ में कोचिंग स्कूल्स खड़े हो गए हैं, जहां माँ बाप बेचारे अपने पसीना निकाल के बच्चों को भेजते हैं कोचिंग क्लासेस में, तो वहाँ ये जो लेसन्स हैं, ये भी तो हमारी परंपरा है ना, कि अशोका ने क्या किया, कैसे अपने दिल से वायलेंस और वॉर को निकाला, और फिर अपनी जो आइंदा जिंदगी थी वो कैसे जिए। जो सूफी संत या जो दलित पोएट्स थे भक्ति मूवमेंट में, कह रहे थे हमें किसी अपर कास्ट प्रीस्ट की जरूरत नहीं है भगवान से हमें जोड़ने के लिए, हम खुद ही भगवान से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। तो हमें भी लगता है कि आनंद जी, हम लोगों को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इश्क कैसे करते हैं एक दूसरे से, जो हम लोग भूलते जा जी भूलते जा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, और तभी वायलेंस और हेट में बिल्कुल घिरे हुए हैं, बिल्कुल डूबे जा रहे हैं। नहीं मेरू जी, मैं एक जो आपने चूंकि वो उसकी बात कर दी थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये हम लोग के स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर थी। मतलब 12 साल में स्कूल में रहा और रोज सुबह वो आके ये प्रेयर जरूर पढ़ी जाती थी। गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बंगाली में लिखा, उसको अंग्रेजी में शायद 1911 में ट्रांसलेट किया गया। और उसका लास्ट लाइन मैं इसलिए पढ़ दूं वो दर्शकों को कि अगर आप गूगल करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं साइड में लगा दूं। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। शायद ये मैसेज उसकी पूरी थी। उस समय तो उसको बहुत रूटीनली हम लोग मतलब उसके साथ साथ पढ़ लेते थे, लेकिन आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। मैं एक चीज और कहूंगा मेहरू जी, हर दौर में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उस समय का जो कंटेम्पररी है उसके अगेंस्ट बात की है। प्रेमचंद को आप देख लीजिए, द बेस्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ इंडियन हिंदी इज प्रेमचंद। फैज को देख लीजिए, जोश मलियावादी, फिराक, माखनलाल चतुर्वेदी। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने प्री इंडिपेंडेंस
अपने उसमें अपनी उस आग को जगाए रखा। आपको आजकल कभी कभी नहीं लगता है, मैं बहुत लोग मतलब इधर मेरा काफी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, लोग ये पूछते हैं कि अच्छा कितना पैसा मिलेगा, कितने में आएंगे। मुझे 100 में 1 या 2 लोग एक मिलते हैं, नाम मैं मतलब उनको मैं कोशिश करता हूँ, जो ये कहते हैं कि यार ये सब छोड़ दो, पैसा ऐसा छोड़ो, अगर तुम्हारा पर्पस ठीक है तो पैसा इज सेकेंडरी, वी आर देयर, क्योंकि हम देश के लिए। तो कहीं वो जिम्मेदारी का एहसास कम हो गया है, या हम अपने रोजमर्रा के उसमें इतना मशगूल हो गए हैं, हमें इतनी जरूरतें हमारी बढ़ गई हैं कि हमें बहुत सी चीजें, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। मैं इस पे एक जरा एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। नहीं, जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि हम लोगों की ट्रेनिंग दूसरी तरीके की थी। ये सिखाया जाता था कि आपकी कास्ट या आपकी मजहब को मजहब हम कहीं था ही नहीं, हाँ मजहब तो कहीं था जी, ही नहीं जी। तो इस पे गुफ्तगू करना भी तहजीब के खिलाफ था। तो हम लोग अब जब इतना एक रिलीजन हमारे बिल्कुल गले के अंदर ठूसी जा रही है, तो उसको हम कैसे डील करें ये हमें आता ही नहीं है। क्योंकि अभी भी झिझक होती है कि भाई रिलीजन पर्सनल मैटर है और उसके ऊपर हम पब्लिक डिबेट नहीं कर पाएंगे। अब हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं है कि कैसे हम डिबेट करें, अपने मजहब को की तारीफ करके दूसरे के मजहब को गिराएं, या कैसे क्या करें। तो वो ट्रेनिंग जो एक प्रोग्रेसिव, मतलब मुझे तो लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी दुनिया में एक ख्वाब था कि सोशलिज्म हर प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, तो वो इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ 1990 के आसपास, जब पूरा कोलैप्स हो गया सोशलिज्म और सिर्फ कैपिटलिज्म रह गया दुनिया में। तो जो वेलफेयर सोसाइटी और कम्युनिटी पे ध्यान देते थे, उनकी भी समझ में नहीं आया कि हम कैसे कोप करें इस तरह के ऑल पावरफुल कैपिटलिज्म से। तो वो टूल्स हमने अपने आप को सिखाए नहीं। दो तीन डिकेड्स तक हम इसी ख्वाब में मुब्तला थे कि अब चीज़ें इतनी ख़राब थी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इससे ख़राब, इससे तो नहीं हो सकती। लेकिन अब देखिए, आप दिन पर दिन और डेंजरस होती जा रही हैं। वहाँ ट्रम्प बैठे हैं, उधर पुतिन बैठे हैं, डिक्टेटर आफ्टर डिक्टेटर तुर्की में, लैटिन अमेरिका में। तो अब हम लोग तो जैसे मतलब जाल में फंस गए हैं, और हमारे पास कोई तरकीब ही नहीं है कि जिम्मेदारी का एहसास है, लोगों में फिक्र है, लेकिन करें क्या। अब जैसे ये बच्चे जो हैं, जो अभी हम लोगों के हम लोग जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी भी उनको तंग किया जा रहा है। ये 24-25 साल के बच्चों ने अपने आप अपने एम्प्लॉयमेंट ढूंढा और डिजिटल मीडिया पे गए और कमाई की और अपना नाम किया। अब उनको गलत भाषा इस्तेमाल करने की वजह से उनका सारा फ्यूचर तबाह हो गया। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएंगे, प्राइवेट जॉब्स उन्हीं को मिलेंगे जिनकी पहुंच है कैपिटलिस्ट तक, या प्राइवेट कंपनीज के ओनर्स तक उनको मिलेगी, तो उन्होंने खुद जॉब जनरेट किया। लेकिन उनको मतलब मुल्क में अशब्द लैंग्वेज बोलना बदतमीजी है, लेकिन क्राइम नहीं है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर सिटीजन्स के साथ? उनको ना तो जॉब्स दे रहे हैं, और जब वो खुद अपने आप पकौड़ा नहीं तलते हैं, अपने आप एक अच्छी खासी नौकरी ढूंढ लेते हैं डिजिटल मीडिया पे, तो वो भी उनसे छीन ली जाती है।
और जो बदतमीजियां हो रही हैं समाज में, उसका कोई देखने वाला नहीं है उनको। ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत तकलीफ दे चीजें हैं। कभी कभी नींद नहीं आती है, सिर्फ अपनी ही फिक्र नहीं है, हमने तो जी ली है अपनी जिंदगी, लेकिन भी काफी फिक्र होती है। जी। नहीं, मैं एक चीज और कहूंगा मेहरू जी। मैं अभी 2 दिन पहले किसी पाकिस्तान के कोई थे, उनके साथ उसमें था, और मैं ये चीज इसलिए दर्शकों को भी बता दूं, और इट इज मतलब इस पे भी आपको सोचना होगा। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, और आज की तारीख में चीजें बहुत आसान हैं, आप भी समझ सकती हैं। मतलब आप प्रेस में रही हैं, पहले जो प्रिंट मीडिया था उसमें आपको सरकार पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता था, क्योंकि अगर ऐड नहीं आएगा तो वो पेपर नहीं निकल सकता था, तो आपके ऊपर। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए तरह का वो दिया है कि अगर हम कुछ करना चाहें, अगर हम इंडिपेंडेंट रहना चाहें, हम अपनी बात करना चाहें, तो आपके पास एक ऑडियंस है। आपको भाषा की मर्यादा रखनी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। 47 का बंटवारा शायद इस देश का इससे बुरी त्रासदी कुछ नहीं थी। मतलब मेरी याद में इन लास्ट 150 ईयर्स अगर हिंदुस्तान ने कुछ सबसे खराब देखा, वो बंगाल का मतलब अकाल जो मैनमेड था, लेकिन जो एक दूसरे को मारा वो हमने बंटवारे में देखा। उन्होंने, दोनों तरफ के लोगों ने मारा एक दूसरे को। लेकिन उसके बाद भी एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, 1955 में भारत, 1952 में रिपब्लिक हुआ, 1955 में राजपथ पे जो पहली परेड हुई, हम रिपब्लिक डे परेड बनाते थे, हम अपना माइट शो करते थे, और अभी भी है कि किसी चीफ गेस्ट को बुला के उसके सामने हमारी फौज की लोग सलामी वो लेता था। मतलब ऑन अ पोजीशन ऑफ, ऑन अ हायर, वो उसको हम पेडिस्टल पे बिठाते थे और हमारी फौज उससे उसको सलामी देती थी। सुन के ताज्जुब होगा, 1955 में जो हमारा पहला चीफ गेस्ट था with the backdrop of 47 was मलिक गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हमारी इतनी सब होने के बाद, इतना होने के बाद, हमने अपनी उस इंसानियत को और अपने एक दूसरे के बातचीत को खत्म नहीं किया था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि तब नेहरू भी थे। दूसरी बात मैं इसलिए दर्शकों को बता दूं कि 65 में जब शास्त्री थे, ये कोई एक नहीं था कि नेहरू ने एक बार बुला लिया। 65 में हमारा चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड, जिसके सामने हमारी परेड ने जिसने सलामी ली, जिसको हमने एक ऊंचे उस पे रखा, उसका नाम था राणा अब्दुल हमीद, जो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पाकिस्तान से फिर हमने बुलाया था। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देश में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ी समस्या वो बंटवारे की थी, और उसमें बहुत खून बहा था। इसमें कहीं कुछ, हम लोग उसको भूल जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ये तो था ना कि हम उनको बुला रहे थे, हम उनको एक बातचीत का जरिया था। आज क्या हो गया है, मैं इस पे इसलिए कह रहा हूं कि आज तो हम लोग, मतलब अगर आपको मुझे गाली देनी है तो आप मुझे बोल दीजिए पाकिस्तानी, which amounts to too many things। तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, हम और आपको लगता है, हमको और आपको लगातार बोलते रहना होगा, वो भी एक जरूरी है मेहरू जी, ऐसा मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी से मतलब न्यूक्लियर पावर ले लीजिए। जब आग इजाद हुई थी ह्यूमैनिटी के बीच में, तो आग से कितना डरते थे। आग से मतलब आप रोटी भी पका सकते हैं और आपका घर भी जल सकता है। तो न्यूक्लियर पावर से आपको आप नागासाकी भी कर सकते हैं, और आप बिजली भी बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में ला सकते हैं। तो वही हाल टेक्नोलॉजी का भी है, लेकिन कुछ मतलब रैशनैलिटी होना चाहिए कि क्या सिविल ऑफेंस है, क्या बदतमीजी है, और क्या क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनलाइज आप अपने मतलब मुझे जो लगता है कि जो समाज में आपको लगता है कि आपका सियासी या आर्थिक शत्रु है, उसको आप क्रिमिनलाइज कर देते हैं, और जो आपका दोस्त है वो चाहे जितना इकोनॉमिक ऑफेंडर हो या पॉलिटिकल ऑफेंडर हो, उसको आप प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस मतलब
इन बच्चों की तरफ से मैं जरूर बोलूंगी कि उनसे कहूंगी कि तुम बदतमीजी रोको, लेकिन उनको बिल्कुल तबाह कर देना और उनकी रोजी रोटी खत्म कर देना। और कौन कह रहा है कि उनकी जबान बहुत अच्छी है? तो कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी तो सवाल है ना आनंद जी कि कौन किस पे रोक लगाएगा? जो लोग खुद कह रहे हैं गोली मारो सालों को, वो हमारे ऊपर लॉ लाना चाहते हैं कि हम अब ये शब्द और ये भाषा डिजिटल मीडिया पे ना बोलें। जी, जी, तो ये तो बहुत, ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस चीज है ना। जो मतलब ये आप खुद मुझे बताइए कि इन लड़कों ने अपने को बनाया, इतने मिलियन ऑफ फॉलोअर्स लेके आए, और अब आपके पास 8, 10, 12 और अनएम्प्लॉयड यूथ हो गए ना। जी, तो जी, तो आप मतलब ये क्रिमिनल जस्टिस एक शाखा है, और सिविक ऑफेंस मतलब तलाक को भी आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। कर दिया। तलाक कहना 3 बार और बीवी को छोड़ देना, ये एक बदतमीजी है, ये तहजीब के खिलाफ है। लेकिन क्रिमिनलिटी थोड़ी है जो जब आप तलाक को पिच करेंगे अगेंस्ट रेपिस्ट एंड मर्डरर्स। मतलब कुछ तो लाइन ड्रॉ करिए ना आप। जी, जी, जी। मैं चूंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है ये, हाउ टू यूज डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिवली। लेकिन जो हैकर्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो तो क्रिमिनली चीजों के लिए यूज करेंगे। तो उसको फिर पुलिस इतनी फेयर और ताकतवर होनी चाहिए कि वो क्रिमिनलिटी को क्रिमिनलिटी कहे और सिविक ऑफेंस को सिविक ऑफेंस कहे। जी, जी, जो मिल गया है, और इसमें फिर हम लोगों को भी डर लगता है कि पता नहीं क्या लिखें और फिर या क्या कहें अभी, और पता नहीं कौन नाराज हो जाए और या मिसअंडरस्टैंड करें हम कहना क्या चाहते हैं, और फिर जेल हो जाए और FIR हो जाए। तो डर तो है समाज में फैलाया जा रहा। जी, मेरू जी, जहां से आपने बात शुरू की थी वहीं से मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी युद्ध का अंत में तो टेबल पे बैठ के आमने सामने ही बात करनी, वो कितना भी बड़ा मसला। उसी तरह से ये नफरत अंत में ये तो मोहब्बत से ही ठीक होगी, इसका और कोई एंटीडोट नहीं, इसकी और कोई दवा नहीं है। हमको आपको जो भी जितनी भी नफरत हो दो लोगों के बीच में, तो अगर अब इस बार आप इश्क अपने आप को सिखाना चाहते हैं तो मेरी ये नई किताब जरूर पढ़िए, फ्रॉम द लव लेन्स ऑफ लखनऊ। मैं जरूर ये इसकी भाषा क्या अंग्रेजी में है? हाँ, मैं एक्चुअली मैं जो उर्दू भाषा है और लिटरेचर है वो इतना खूबसूरत है, और लेकिन सीमित है वो उर्दू जानने वालों तक। तो मैंने सोचा कि उर्दू को हम अंग्रेजी जानने वालों तक भी पहुंचाएं। तो ये 19वीं शताब्दी में जो लखनऊ में बैठ के बड़े अजीम शायरी कर रहे थे, मीर तकी मीर से लेके मीर अनीस तक, तो उनके छोटी छोटी बायोग्राफीज है और उनकी उर्दू की शायरी को मैंने कोशिश की है अंग्रेजी में तर्जुमा करने की। जी, जी। नहीं तो मैं काम ये करूँ, हम लोग एक और सेक्शन करते हैं जहाँ मैं बुक रिव्यू करता हूँ, तो मैं जरा इस किताब को पहले पढ़ लूँ। हाँ, जरा देख लीजिए जी, और फिर इस पे एक हम लोग अलग से एक सेशन करेंगे ओनली ऑन द बुक। जी, वो एक बड़ा रहेगा। और उर्दू का जैसे मुझे हरदम एक शब्द लगता है, मैं लखनऊ से जब नौकरी करने बाहर गया, देखिए ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका कोई और यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस दैट। लखनऊ का एक बहुत टिपिकल था तफरी करना। जी। अब तफरी मत लो, तफरी करो, तफरी। अब तफरी को यू कैन नॉट एक्सप्रेस, आप अंग्रेजी किसी भी जुबान में तफरी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
बिल्कुल, तो क्या कर रहे हो, तफरी करने जा रहे हैं, तफरी मत लो, ये तफरी हो रही है, तो तफरी। तो उसी तरह से ये इतनी समृद्ध भाषा है, खास करके मैं तो इसको हिंदुस्तानी भाषा बोलूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो समृद्ध। है ही हिंदुस्तानी, क्योंकि ये तो इसमें है, इस किताब में अंग्रेजों ने कैसे क्यों हिंदी को ये शब्द इस्तेमाल किया, उनकी भी अपनी वजह थी। तो आप जरूर पढ़िए और फिर करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेहरू जी, आप बात करने के लिए, थैंक सो मच, बहुत बहुत नो, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।